नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र वर्मा। आज लगातार बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आतंक के आका जो पकड़े गए हैं, लगातार आतंकी गतिविधियों की जो बात की जा रही थी, वहां पर जब लोग पकड़ गए थे, अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में पकड़े गए आतंकियों से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अलकायदा के आतंकी उत्तर प्रदेश को आतंक का नया अड्डा बनाना चाहते थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ये आतंकी उत्तर प्रदेश और बिहार की ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। इन आतंकियों के निशाने पर गरीब मजदूर थे। इसका खुलासा IB ने पंजाब में बैठे ISI के हैंडलों द्वारा किया है। स्लीपर सेल को भेजे गए मैसेज को डिकोड कर यह मैसेज बीते शुक्रवार को भेजा गया था। IB ने मैसेज डिकोड करने के बाद UP ATS एवं अन्य खुफिया एजेंसियों से इनपुट साझा किए हैं। IB का दावा है कि ISI के हैंडलरों ने पंजाब में अपने साथी को UP होकर बिहार से चलने वाली ट्रेनों में टाइवर बम फिट करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। UP बिहार सहित इस रूट के सभी रेलवे स्टेशन प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल, जिला प्रशासन, लोकल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की यूनिटों को अलर्ट किया गया है। आतंकियों की पूरी प्लानिंग को समझने ATS की एक टीम बिहार के लिए निकल चुकी है। टीम बिहार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ आतंकियों की प्लानिंग और रूट मैप शेयर करेंगी। इसके साथ ही लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकी अंसार गजवातुल हिंद के 2 आतंकियों मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन से पूछताछ के आधार पर इनके कई मददगारों को भी पता चला है। ATS ने कानपुर में उनके मददगारों की धरपकड़ तेज कर दी है। UP पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने सोमवार को एक प्रोफेसर, एक बिल्डर समेत 5 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि प्रोफेसर को देर रात छोड़ दिया गया। ATS ने 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कानपुर से अब तक 7 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच यहां से आतंकियों को फंडिंग किए जाने की सूचना भी सामने आई है। लखनऊ में पकड़े गए मसीरुद्दीन और मिनहाज से पूछताछ में पता चला है कि उनके कई मददगार कानपुर में हैं। इसके आधार पर ATS ने छापेमारी जाजमऊ और पेंचबाग इलाके में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जाजमऊ, बेकनगंज, चमनगंज, चकेरीबाग, अनवरगंज में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर छापामारी कर इस कार्रवाई में 5 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें से एक चमनगंज का चर्चित बिल्डर भी है। अवैध इमारतों के लिए चर्चित इस बिल्डर के बारे में बताया जा रहा है कि इसने आतंकियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई थी। आतंकियों के कानपुर दौरे के समय इन्हें वाहनवार ठहरने का ठिकाना भी इसी ने उपलब्ध कराया था। UP में आतंकियों के और कितने ठिकाने हैं, मददगार क्यों UP में दिल दहलाने की कोशिश कर रहे थे, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। आतंक के अड्डे, जिस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं कि बड़े आतंकी प्लान का खुलासा UP में हुआ है। UP में ये आतंक के कई अड्डे थे, बिल्डर, प्रोफेसर, मददगार थे। इसमें ट्रेनों में धमाके की साजिश जो लगातार की जा रही है, इसी तमाम चर्चा करेंगे आज हम इस पूरे विषय पर। शालिनी नेगी, प्रवक्ता भाजपा उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मौजूद है और कपिश श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कपिश जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। कपिश जी, आपकी पार्टी ने इस पूरी कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिया। आपका कहना था कि आपकी पार्टी के जो अखिलेश यादव है, उनका कहना था कि इस तरीके की जो कार्रवाई है, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है और सीधी से उन्होंने ये साफ कह दिया कि चुनाव आने वाले हैं, जिसके चलते इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही। अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कहेंगे कपिश जी? कपिश जी, कपिश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। शालिनी नेगी हमारे साथ जुड़ी हुई। शालिनी जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इस पूरी कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं, अब बिल्डर, प्रोफेसर, इस तरीके के लोग जो वहां हैं अब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये पूरा कितना बड़ा प्रकरण था और कितनी बड़ी घटना ये आतंकी कर सकते थे? शालिनी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगातार हम बात कर रहे हैं और अगर इस पूरी घटना की बात करें तो करीब 1 साल से लगभग 350 फोन नंबरों को सर्विलांस में रखा गया था। सर्विलांस की प्रक्रिया के बाद इन आतंकियों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आतंकी गिरफ्तार किए गए। करीब 1 साल से 300 नंबरों की लगातार सर्विलांस की जा रही थी। सर्विलांस पर इन नंबरों को रखा गया था। 1 साल पहले लॉकडाउन के दौरान ATS ने 2 इंटरनेशनल कॉल इंटरसेप्ट की थी, जिसमें कॉल आतंकियों के हैंडलरों द्वारा उमर हल मंडी ने सीरिया और अफगानिस्तान में की थी। तो लगातार आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये एक साजिश थी। तो करीब 1 साल से इस पूरी 300 नंबरों को सर्विलांस पे रखा गया था। अफगानिस्तान की बात की जा रही है, सीरिया की बात की जा रही है कि यहां से भी इनके तार जुड़े हो सकते थे। इंटरसेप्ट करने के बाद में एजेंसियों को
हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़े। अकील जी, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कहेंगे आपकी, और कितने खुलासे होने बाकी है? और अगर इस पूरी घटना की, या पूरी कहना चाहिए कि एक साल से करीब एटीएस इस पूरे 300 नंबरों को सर्विलांस पे रखी थी, उसके बाद ये सब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी एटीएस की मानी जा रही है, लेकिन अभी इस पे जांच चल रही है। कहीं ना कहीं आप देखिए, वहां पहुंची एटीएस, वहां पहुंची है कानपुर। यानी पिछले अगर हम 2017 की बात करें, रात में 2 महीने पहले ही, लगभग 2 से 3 महीने पहले ही एक आतंकी इसी इलाके में मिला था, दुबग्गा के आसपास। वहां पर पुलिस ने उसे मार गिराया था एटीएस ने रात में तकरीबन 3 बजे। मैं वहां पर ग्राउंड लेवल पे ब्यूरो पर मैंने उस दिन पूरी रात काम रिपोर्टिंग की थी। मुझे याद है कि उसको जब आतंकी ने पकड़ा था, उससे जो पूछता, उसमें जब उसको ढेर किया था, उसके जो दस्तावेज मिले थे उसमें भी वो जो रहने वाला था वो कानपुर का रहने वाला था। निश्चित तौर पे ये जो आतंकी पकड़े गए हैं, ये भी इनकी भी जो तार है वो कानपुर से मिले हुए हैं, बेगमगंज, चमनगंज, जहां पर एटीएस ने कल रात से छापेमारी कर रही है। तकरीबन देखा जाए तो अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया है, कानपुर से लेकर संभल तक, यानी पश्चिमी यूपी का भी तार जुड़ा हुआ है। एटीएस का, अगर एटीएस सूत्रों की माने तो अब कानपुर में जो जांच हो रही है, इसमें जो प्रोफेसर के साथ साथ जो अल बिल्डर पकड़े गए हैं, उनसे जो पूछताछ हुई, उसके बाद कुछ लोगों ने छोड़ा है जिन पर उनको शक है, जिनके दस्तावेज में जो साक्ष्य मिले, जो ठोस सबूत मिले हैं, उस आधार पर एटीएस कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है। अब उनसे जम्मू कश्मीर भी लेके जाएगी, वहां पर भी पूछताछ होगी, क्योंकि 14 दिन को उन्हें पुलिस ने एटीएस को रिमांड पर मिल गया है, उससे पूछताछ करी और एक दस्तावेजों को खंगाल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस तरह इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, विपक्ष जिस तरह उत्तर प्रदेश के पुलिस पे भरोसा उठाने की बात कर रही है, अखिल जी, जिस तरीके से कानपुर कनेक्शन के बाद में, जैसे कल देखा गया कि पूरे दिन चेकिंग चली है, और अब पुलिस कमिश्नर ने यह भी कह दिया कि रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक एक ऑपरेशन स्क्वायर चलाया जाएगा, तो अभी क्या हालात हैं, किस तरीके की चेकिंग की जा रही है कानपुर में? देखिए, कानपुर में उन इलाकों में चेकिंग की जा रही है जहां पर संदेह है, जहां पर पिछला रिकॉर्ड भी रहा, उससे कौन कौन टच में रहे हैं, जो आतंकी यहाँ पर, जो इस आतंकी के एनकाउंटर हुआ था उसके शख्स में कौन था, उसके परिवार के अलावा कौन कौन था, उसमें भी कुछ साक्ष्य मिले थे, उनकी भी उन सभी लोगों की भी जांच हो रही है। उससे एक सुराग पर एटीएस काम कर रही है। इसके अलावा जो बिल्डर है, प्रोफेसर है, उनके भी सर्विलांस फोन पे लगे थे, उनको हिरासत में लिया गया है। उन्हीं हिरासत में पूछताछ पर और उन नेटवर्कों में जो सर्विलांस से जो लगे हुए थे, उसमें जो आया है, उसमें कहीं ना कहीं संभल का भी तार जुड़ा हुआ है। उस संभल में भी एटीएस में अलर्ट हो गई थी, वहां पर भी पुलिस का, वहां भी अगर देखा जाए तो वहां पर भी जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी के लिए अब तार जुड़े हैं। अब एटीएस इसमें खुलासा करेगी कानपुर में क्या महत्वपूर्ण ठोस सबूत मिले हैं, कौन कौन लोग शामिल थे, किस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे, क्योंकि कानपुर में इस बात को लेकर जांच हो रही है कि तकरीबन 24 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं असलहे खरीदने के लिए। कानपुर रिवॉल्वर का बहुत बड़ा असलहे का गढ़ है, वहां पर 1 नंबर के बिकते हैं, 2 नंबर के भी काम होते हैं। निश्चित तौर पर जो इस तरह की जांच चल रही है, तो जो फंडिंग हुई, जो पैसे को लेन देन हुआ, पुलिस का कहना है कि यहाँ पर असलहे को लेकर यहाँ पर फंडिंग हुई है। तो अब वो फंडिंग पैसा लखनऊ से कानपुर में हुई थी, संभल में हुई थी, संभल से जम्मू कश्मीर हुई थी और पाकिस्तान से हुई थी। तो अब इस बात को लेकर एटीएस खंगाल रही है, उत्तर प्रदेश भी पुलिस जो है वो सहयोग इसमें कर रही है। अब इन सभी लोगों को जब कानपुर में पूरी तरीके से जांच से एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस संतुष्ट हो जाएगी, फिर उस आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी, संभल भी जाएगी और जम्मू कश्मीर भी जाएगी। बिल्कुल। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। कपिल जी, अब तो नए नए खुलासे हो रहे हैं डेली, अब आप कैसे कहेंगे? उत्तर प्रदेश पुलिस पे भी आपने निशाना साध दिया कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपके अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। अब ये जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या मानेंगे आप कि आप लोग जल्दबाजी में गलत बयानबाजी कर गए? पहली चीज तो ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया था जी, वो इनके आतंकवादी गतिविधियों पे जो एफआईआर दर्ज हुई, जो गिरफ्तारी हो रही, उस पर तो दिया ही नहीं। अच्छा, किस पे किया था फिर? किस पे किया था? हाँ, सुन ले बिल्कुल उसी को तो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं एक चीज आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस मामले की खुलासा को बैठ करके किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने
जो हाथरस के अंदर दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था, उसका भी खुलासा उन्होंने इसी तरीके से एक स्टोरी बना करके किया था कि उसके साथ कोई भी बलात्कार नहीं हुआ। पूरी सरकार बलात्कारियों के साथ जाकर के खड़ी हो गई थी और जिला अधिकारी से लेकर सभी खड़े हो गए थे। हमारे जितने भी पत्रकार मित्र हैं उनको बकायदा 3 दिन आंदोलन करना पड़ा था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और हम लोगों ने भी लाठियां खाई थी, शायद आपको याद होगा। तो यही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिन्होंने दलित कन्या के साथ बलात्कार को कह दिया बलात्कार नहीं हुआ, और जब सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप हुई तो उस पर चार्जशीट आ गई, उसका उस मृतकालिक कथन भी आ गया, बड़ी छुट्टी वजह हुई। तो आपने एक बात ये देखा कि इलाहाबाद की जो हमारी कोर्ट है उसकी खंडपीठ जो लखनऊ के अंदर है उसने भी इनको आईना दिखा दिया था। कपिल जी मुझे जहां तक याद है, आपको नहीं याद हो तो मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा ये कहा गया था कि ये जो कार्रवाइयां धर्म विशेष पर हो रही हैं इनको लेकर वो साफ कहना था कि पुलिस पे उनको रत्ती भर भरोसा नहीं है, और चूंकि चुनावी साल है तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी स्टैंड करती रहती है, सीधा सा उन्होंने कहा था। अब मेरा आप प्रश्न का उत्तर सुनिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शब्द हम बोल दे रहे हैं जी। उन्होंने यही कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं। अगर इसमें मैंने कोई कामाबाई पुलिस स्टाफ छोड़ा हो तो मुझे बताइएगा, कारण नहीं तो सवाल क्या हुआ था उस पे उसको भी तो देखिए आप, सवाल क्या था जिसका उन्होंने जवाब दिया था, क्या सवाल था वो भी बता दीजिए आप। मेरी बात सुनिए, सवाल क्या था? सवाल आप कुछ भी रख लें, लेकिन बात हमने जितनी कही है हम सिर्फ उतने ही बात की जवाबदेही देती है। नहीं, सवाल यही था, एक पत्रकार ने सवाल किया था कि अब जो उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी हो रही है, आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने सीधा सही कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश पर भरोसा नहीं है, और ये चुनावी साल है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के स्टंट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो क्या स्टैंड करती है आपको मालूम है? जब मौका पड़ता है तो वो 9000 पत्थरबाजियों पर मुकदमे उठा लेते हैं, और जो उन मुकदमों को उठाते हैं जो हमारे। लेकिन कपिल जी देखिए, सवाल उठाने विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन चूंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जब मामला हो तो इस तरीके की राजनीति नहीं की जाती। सुरक्षा से जुड़ा वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं था जब आतंकियों के साथ खड़े होकर पत्थरबाजी होती थी, और जब जिसको ये पीडीपी को कहते थे कि आतंकियों की पार्टी है पर पाकिस्तान के फंडों से चलने वाली है, उनसे 3.5 साल की मलाई चाटी थी, तो प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? प्रश्न इस बात का बनता है कि नहीं, जब पाकिस्तान की ISI एजेंसी से। कपिल जी लेकिन ठीक है, मैं आपकी सभी बातें माना, अभी हम मुद्दे से ना भटके, मुद्दे पे रहे। शालिनी नेगी जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। शालिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। शालिनी जी, सीधा सा सवाल आपसे, विपक्ष ने सीधे बोल दिया कि भाई हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं है, ये आपका एक स्टंट है, जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस तरीके से धर्म विशेष को लेकर आप लोग जो फैलाते हैं, जो कहना चाहिए कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही थी उसको लेकर सीधा सीधा आरोप था, क्या कहेंगे आप? शालिनी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज पहुंच रही है, मैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू था जी, दोबारा पूछिएगा। शालिनी जी, मैंने कहा जिस तरीके से समाजवादी ने सीधे सीधे प्रश्न उठाए थे कि ये जो कार्रवाई है ये चुनाव को लेकर की जा रही है, इस तरह की कोई आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, उन्होंने सीधा सा कहा था उनको उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास ही नहीं है। इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं, अब प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि 350 नंबर्स को 1 साल से पुलिस ने सर्विलांस पे लिया हुआ था, और इसके सीरिया और अफगानिस्तान से भी कांटेक्ट दिख रहे हैं, और बड़े धमाके करने की एक साजिश थी, एक उत्तर प्रदेश को दहलाने की पूरी साजिश थी एक हिसाब से कहा जाए तो। जी मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से ये काम हुआ है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए कि ये काम हो रहा है, वो काबिले तारीफ है। आप देखिए हर जगह सिर्फ हमारे यूपी में ही नहीं, हर जगह आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। और अगर दूसरी पार्टी ये चाहती है कि हम आतंकवादी पकड़ने से पहले उन्हें बता दें कि हम आतंकवादी पकड़ने वाले हैं या हमारा सर्वेलेंस चल रहा है, तो इससे वो भी अलर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ये बोले कि ये इलेक्शन के नजदीक ये हो रहा है, तो अगर आप डेटा उठा के देखें तो इलेक्शन तो अभी आ रहे हैं ना, लेकिन पिछले कुछ सालों में हर टाइम पे जब आतंकवादी हमला होने जा रहा होता है उसको रोका जाता है। पिछले टचवुड भगवान की भी कृपा है और मोदी गवर्नमेंट ने इतना काम किया है कि सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट पे कर दी है। उन्होंने नई नीति का जो निर्माण किया है उसमें उन्होंने सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट पे कर दी है
कि अब घर से बाहर निकलते हुए डर नहीं लगता लोगों को कि भैया टेम्पल से विस्फोट हो जाएगा कि मॉल में विस्फोट हो जाएगा। बता दीजिए कि आखिर वो किस एजेंसी की विफलता थी जो पुलवामा अटैक हुआ, जब सीआरपीएफ के डीजीपी आपको मांग कर रहे थे कि जब एयर स्ट्राइक हुई लिफ्ट करा दिया जाए तो आपने मरवाने के लिए लिफ्ट भी नहीं कराया था, और आप उस समय सीडीपी से लिख करके सरकार चला रहे थे। उस समय जो नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दुख किस बात का है कि ये बिल्कुल आपका सवाल बनता है, आपका सवाल बनता है बिल्कुल। कपीस जी एक मिनट सुन लीजिए, कपीस जी सुन लीजिए। कपीस जी, शालिनी नेगी जी ने एक बहुत बढ़िया सवाल आपसे किया है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको दुख किस बात का है। जरा इसको डिस्क्राइब करिए कि दुख किस बात का है। मुझे दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, अच्छा उन्होंने पूछा क्या है, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आतंकवादी पकड़े गए इसका दुख है कि बम ब्लास्ट नहीं हो पाए इसका दुख है? नहीं, इस बात का दुख है कि हमारी पुलिस जब बम ब्लास्ट होने जा रहा था तब पकड़ी, जब 2 साल से प्लानिंग चल रही थी और इनके स्लीपर थे वहाँ एक्टिवेट थे, कोई इंटरसेप्शन इनके पास नहीं मौजूद था। शायद केंद्रीय एजेंसियों को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं था, तभी नहीं वो साथ दे रहे थे। और दूसरी चीज, मुझे आप एक बात बता दीजिए, अगर स्लीपर सेल बकायदा 2 मंजिला मकान बना के बैठा था तो इनकी लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इनके उत्तर प्रदेश पुलिस कहाँ सो रही थी? पकड़ लिया ना, इस बात की तो खुशी मना लीजिए, पकड़ लिया है, अब पकड़ लिया है, कुछ अनहोनी नहीं हो पाई। इसके लिए तो धन्यवाद कहिए, सुरक्षा एजेंसियों को धन्यवाद कहिए, कुछ नहीं हो पाया, बोलिए उनको आप धन्यवाद। सुरक्षा एजेंसियों को धन्यवाद इस बात का भी दे रहा हूँ कि पंचायत अध्यक्ष पद से उनको विजयी बना लिया। हम तो प्रशासन से अपनी, चलिए आप मानते हैं ना सुरक्षा एजेंसियों ने अच्छा काम किया? तो बता दीजिए ना, मानते हैं ना आप सुरक्षा एजेंसियों ने अच्छा काम किया? उत्तर प्रदेश पुलिस की दरिंदगी तो बताइए। चलिए आप इतना बता दीजिए, सुरक्षा एजेंसियों ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? कपीस जी, सुरक्षा एजेंसियों ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? आप सुनते ही नहीं है कपीस जी, सुरक्षा एजेंसियों ने अच्छा काम किया, इसके लिए तो धन्यवाद दीजिए। आप नाजायज प्रश्न करेंगे तो मैं सुनूंगा। अरे नाजायज, कपीस जी, अच्छा कपीस जी, आप ये बात मानते कि नहीं सुरक्षा एजेंसियों ने अच्छा काम किया? अब क्या करें, आप लोगों की भी मजबूरी है, पार्टी गाइडलाइन से कुछ हट नहीं सकते ना, पार्टी गाइडलाइन से ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, जो मुखिया ने बोल दिया वो आपको बोलना पड़ेगा, गलती क्या है आपकी नहीं है। चलिए खैर ठीक है। शालिनी जी आप अपनी पूरी बात कीजिए, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोक दिया था। शालिनी जी आप अपनी पूरी बात कीजिए। जी सर, मुझे बस ये कहना है, मैं आप जो कपीस जी कह रहे हैं उनके दुख से मैं जो है थोड़ा सा वाकिफ हो रही हूँ। उनको दुख है कि बाकी कपीस जी बोल लेने दीजिए। कपीस जी जब आप बोलते हैं वो चुप हो जाती हैं। कपीस जी वो आपको ध्यान से सुनती हैं। कपीस जी वो आपको ध्यान से सुन रही है ना, आप भी सुन लीजिए। कपीस जी प्लीज, कपीस जी सुन लीजिए। अरे कपीस जी सुन लीजिए, कपीस जी सुन लीजिए। चलिए आप बोलते रहिए, आप लोग सुनते हैं। सर 150 शहीदों की जान से उन्होंने खेला था कि उन्होंने बचाया था, ये तो वो सैनिक जाने जो शहीद हो गए अपनी धरती के लिए। ठीक है, अगर आप इस बात को मुद्दा बनाएंगे कि उन्होंने उसको, उनको पूरी बात सुननी नहीं है किसी की। सब रेड उतरती थी, उसको आपने नेशनल हाईवे पे वो बैरिकेडिंग क्यों नहीं की? अच्छा, पार्टी जाके वहां चेकिंग करती, भारतीय जनता पार्टी जाके चेकिंग करती हाईवे पे। शायद आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी हो तो पता कर। मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, मैं तो ऐसे ही आगे बैठ गया हूँ यहाँ पे, सब जानकारी आपको ही है। कपीस जी चिल्ला के झूठ बोला जाता है, सच्चाई सहजता से कही जाती है, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं, क्योंकि चिल्ला के झूठ बोला जाता है। सच्चाई सहजता से भी स्वीकार कर ली जाती है। सच्चाई के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है कपीस जी, सच्चाई के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, सहजता से ही कह दी जाती है। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं कहां पर कानून से झूठ बोल रहा हूं। अरे मैं क्यों बताऊंगा, आप अगर गलत सवाल करोगे तो मीडिया भी आपसे सवाल करेगी। चलिए पहले शालिनी जी को बात कर लेने दीजिए। कपीस जी का वॉल्यूम डाउन करिए, शालिनी जी की आवाज सुनते हैं। शालिनी जी बोलिए आप, शालिनी जी आप अपनी बात पूरी करिए। शालिनी जी आप अपनी पूरी बात करिए। हाँ शालिनी जी बोलिए आप। सर
कपिल सर, आप थोड़ी सी बात सुन भी लीजिए। आप जो बात बोल रहे हैं, क्या आपने ये सब, आपको पता चला है कि आपके पास इसके फैक्ट्स हैं? क्योंकि मेरे सामने इस समय जो फैक्ट्स हैं उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि जो टेररिज्म जो पिछले साल का था और इस साल के जो हमारे मोदी जी गवर्नमेंट आने के बाद जो टेररिज्म का रिकॉर्ड है वो कम हुआ है, इंजरीज कम हुई है, डेथ कम हुई है, इनफैक्ट हमारी जो शहीदों के रिकॉर्ड है वो भी कम हुए हैं। तो वो तो डेटा कह रहा है। आप जो बात कह रहे हैं वो किसी ने कही या किसी ने सुनी या आपने अपना मनगढ़ंत बनाया। लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ, अगर टेररिज्म की बात है, टेररिस्ट अड्डे की बात आए सर, तो टेररिस्ट अड्डा जो आम जनता के दिमाग में जो डर रहता था वो डर खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब आप घर से बाहर निकलिए, आपको डर नहीं रहता। आपको याद नहीं मुंबई हादसे के बाद लोग कितना डर के बैठ गए थे? सही बात है। पुलवामा का अटैक से इनपुट था कि नहीं था, और डीजीपी सीआरपीएफ ने आके एयरलिफ्ट अभी कपिल जी अभी की एक लेटेस्ट खबर मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। कैसे हुआ, कब हुआ? आपको इसकी खुशी नहीं थी कि अटैक हुआ? आपको इसकी खुशी नहीं थी कि टेररिस्ट को खत्म किया गया? आपको उसके लिए भी प्रूफ चाहिए था, उसकी भी फोटोज चाहिए थी आपको। और आज तक चार्जशीट नहीं दे पाई है पुलवामा पे। बोलिए कपिल जी, बोल लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, देश की सुरक्षा के साथ किसी को बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं। मैं बहुत सीधी और स्पष्ट बात कह रहा हूँ। चलिए, हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब जनवरी में इनपुट था पुलवामा अटैक हो सकता है, तो बावजूद उसके इन्होंने और एयरलिफ्ट की मांग की थी सीआरपीएफ के डीजी ने, और इन्होंने बकायदा दिया भी नहीं। वो चीजों पर नाकाबंदी भी नहीं की जब कार्रवाई की बसें निकल रही थी, और एक्यूरेट जानकारी के साथ ड्राफ्ट किया गया, और आज तक ये चार्जशीट नहीं ला पाए, और यहाँ तक नहीं खोज पाए कि वो कार किस थी, उसका स्वामी कौन था। तो आप बताइए कि ये किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के साथ खेल रही है सरकार? ये खेलने ही नहीं दे रही है सुरक्षा एजेंसियों को। तो मतलब आपका सीधा सा मतलब ये है, आपका सीधा सा मतलब ये है कि अभी जो लखनऊ में या लखनऊ के आसपास जो कार्रवाई हुई है, चाहे कानपुर कनेक्शन की बात करें, ये सही नहीं हुई है। ये कहना चाह रहे हैं आप कि इसमें भी सरकार सुरक्षा एजेंसियों के साथ खेल रही है? सीधे बोल दीजिए, इतना घुमा क्यों रहे हैं? सीधे बोल दीजिए। इतना मेजर अटैक प्लान कर रहे थे वो लोग, और कहां से उनके लिंक निकल रहे हैं। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे भाई, आप लिखे थे, लिंक पीएफआई में भी निकल रहे थे कि इनके इस अकाउंट में इतना पैसा चला गया, इनके इस अकाउंट में इतना पैसा चला गया, और आज तक आप पीएफआई के विरुद्ध ना तो चार्जशीट ला पाए, ना आपने पीएफआई को बैन किया। तो आपके कार्यशैली पर प्रश्न क्यों नहीं उठना चाहिए? प्रश्न उठाऊंगा तभी तो इसकी तफ्तीश आप कायदे से करेंगे इस आतंकवादी घटना की। बिल्कुल सर, बिल्कुल कपिल जी, आप प्रश्न उठाइए, लेकिन अगर आपको प्रश्न उठाने का हक है तो जब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए आप सराहना भी कीजिए, उसके लिए आप देना चाहिए कि ये स्टंट हो रहा है, उसके लिए आप देना चाहिए कि इलेक्शन के पहले ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं और आप देश के नागरिक हैं तो आप ये भी कहिए कि हाँ देखिए, इतना बड़ा अटैक होने से गवर्नमेंट ने रोक दिया। आप ये बाइक के चार्जशीट क्यों नहीं ला पाए? अच्छा कपिल जी, एक बात बताइए, आप एक सीधा सा क्वेश्चन, अगर आप सुने अच्छे से तो मैं पूछ लूं आपसे, इजाजत है क्या? बिल्कुल, आप पूछिए। बिल्कुल मैं उत्तर दूंगा, सुनिए। कपिल जी, एक बात बताइए कि अभी ये जो रोज नए नए खुलासे हैं हो रहे हैं लखनऊ घटना को लेकर, जिस तरीके से आतंकवादी पकड़े गए, ये मानते हैं आप कि ये तो कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है? ये तो मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने आपको बार कहा नहीं, सीधा सा जवाब दीजिए, सीधा सा कपिल जी, सीधा सा जवाब प्लीज। वही मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि देखिए, देश की सुरक्षा को इनके हाथ से खतरा है, और इन्होंने क्योंकि सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो आपको मैंने तमाम पीएफआई की 3 घटनाओं को बताया, आपको मैंने पुलवामा और उरी की घटना को बताया। आप फिर पुलवामा पे पहुंच जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लखनऊ का जवाब दीजिए ना। अकील सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकील जी, आप कुछ पूछना चाहें कपिल श्रीवास्तव से? तो अकील जी, आप कुछ पूछना चाहें? देखिए, इनको अपनी बात रखने का हक है समाजवादी पार्टी को। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस से हमें भरोसा नहीं है, जिसको बीजेपी ने भी पलटवार किया, जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। इनका कहना है चुनाव आ गया, ये स्टैंड है, लेकिन एटीएस पे तो भरोसा है इनको ना। एटीएस जांच कर रही है ना, जांच पे तो भरोसा है कि अगर एक ही पहलू पे निकल रहा है तो जांच पे भरोसा करें। यदि अगर कोई घटना हो जाती, पुलिस कह रही है, एटीएस कह रही है, जब
देश के राष्ट्रपति कानपुर पहुंचे थे, तो ये दोनों आतंकी वहां पर उस मोमेंट थे, वहां पर वो मौजूद थे, यानी कि उसकी सुरक्षा की जानकारी ले रहे थे। अगर कोई घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? कम से कम आप समाजवादी पार्टी कम से कम इस बात को तो भरोसा करें कि यदि जांच होगी, जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। हालांकि इससे भरोसा करते कि नहीं करती समाजवादी पार्टी? कपीस जी जवाब दीजिए। कपीस जी आवाज आ रही है आप तक? अखिल जी आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया, मुझे लगता है कपीस जी की आवाज बंद हो गई है। हालांकि चलिए, शालिनी नेगी जी हमसे जुड़ी हुई हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे अगर आपको कुछ पूछना हो तो। देखिए नरेश जी, सबसे अहम बात यह है कि अभी बिल्कुल मैं शालिनी से पूछना चाह रहा हूँ, वो पीड़ित परिवार जो वहां पर है, जो उनके कहना कि वो पीड़ित हूँ, आतंकी के जो माँ है और जो उनका परिवार है, पत्नी है, जब कल मीडिया वाले वहां थे तो उन लोगों से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जो प्रेशर कुकर लेके जा रहे थे वो घर का नया प्रेशर कुकर था। ये जांच का विषय उनका कहना है कि हमारे जो परिवार चल रहा था उन्हीं से चल रहा था, ई रिक्शा चला रहे थे, बैटरी का काम कर रहे थे, कभी आज तक बाहर नहीं गए हैं। वो कह रहे थे कि जो मदरसा पाकिस्तान में कोई मदरसा उनके मामू का है, ये जो जानकारी मिली वहां से कि उनसे पैसा सदके का पैसा जाता था, उस आधार से उठाया, तो ये तो जांच का विषय। लेकिन क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार पुलिस की क्या इस पे तस्वीर साफ करेगी कि क्या वो सही करे या गलत करे? प्रेशर कुकर जो लेके जा रहे थे उस समय वहां पे देखने को मिला है नरेंद्र जी कि प्रेशर कुकर लेके वो निकल रहा है, लेकिन फिर भी वहां भीड़ लगी। अगर वहां ब्लास्ट हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? तो क्या वो वाकई प्रेशर बम था या नहीं था? बिल्कुल सही बात है। शालिनी जी। जी सर, इस पे तो मैं हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल पहली चीज आपने बिल्कुल सही की कि भले ही आपको उन पे विश्वास हो, पुलिस पे ना हो, एटलीस्ट एटीएस पे तो विश्वास होना चाहिए। और दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं, इस पे जांच हो रही है। अभी भी जो 2 लोग पकड़े गए हैं, मिनहाज और मसीउद्दीन, ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे इंटरोगेशन चल रही है, उनको कोर्ट के आगे रखेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये लोग प्लान क्या कर रहे थे। देखिए सर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सारी चीजें वो ऑन रिकॉर्ड हम लोग टेररिस्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं। कुछ चीजें अगर अंदर की इंफॉर्मेशन हम सारी बाहर निकाल देंगे तो टेररिस्ट स्क्वाड भी हमारा अलर्ट हो जाएगा। तो जितनी अभी तक कार्रवाई हुई है, जितनी चीजें हुई है, उससे साफ पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा हमला होने जा रहा था। अब इसका किससे कनेक्शन है, वो कैसे प्लान करते, ये भी जल्दी सबके सामने आएगा। ये भी चीजें छुपेंगी नहीं, जल्दी सामने आएंगी। और मेरा अपना ये मानना है कि टेररिज्म की बात जनता से जितनी कम कही जाए उतना बेहतर है। अंदर ही अंदर काम कर रही है, डर बैठ जाता है। बिल्कुल जी, उनको डर बैठ जाता है। और इस समय डिफेंस अपना बहुत स्ट्रांग है सर। हम तो खुद, मैं इस फील्ड में हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, इस समय डिफेंस सिस्टम अपना बहुत स्ट्रांग है। अंदर ही बहुत इंटेलिजेंस के काम हो रहे हैं। बस ये है कि बाहर जनता को बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी जी आपका और कपिल श्रीवास्तव जी आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि आतंकियों के कानपुर दौरे के समय कई चीजें जो सामने आ रही हैं, अब नए नए जो अफगानिस्तान कनेक्शन है या सीरिया कनेक्शन है, लगातार ऐसे कई मामले खुल रहे हैं और मुझे लगता है 1-2 दिन में इसके और बड़े खुलासे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कैसा विपक्ष है कि आतंक के अड्डे अगर हिंदुस्तान में बनते हैं और सुरक्षा एजेंसियां अगर इन पर काम करती हैं या फिर सुरक्षा एजेंसियां उनको पकड़ती हैं, उस पर भी राजनीति होने लगती है। अपने आप में एक बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। हालांकि आतंक के जो अड्डे बने हुए हैं, अब उनके लिए एटीएस चाहे सुरक्षा एजेंसियां हो देश भर की, वो अब इनके पीछे लग गई हैं और अब इनकी खैर नहीं है। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।